अरब के रेगिस्तान में एक महल है जिसके बारे में सुनते ही लोग अपने कान बंद कर लेते हैं। पर लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि जो कोई भी उस शीश महल में रात के बाद गया, उसकी परछाई तो वापस आई पर वो इंसान कभी वापस नहीं आया। आज की कहानी उसी शीश महल के बारे में है, जहाँ जिन रिश्ते भी निभाते हैं और सौदे भी। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टोरीज बाय सृष्टि एंड ऑफ कोर्स मेरा नाम है सृष्टि। मैं आपके लिए रोज ऐसी एक हॉरर रियलिस्टिक कहानी लेके आती हूँ जो कि लोग अक्सर छुपा देते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। एंड चलो तब बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। इस कहानी को एंड तक ज़रूर सुनना, क्योंकि ये बस एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। क्योंकि ऐसे अरब की कहानियों में ये शीश महल, जिन, रिश्ते, लालच, धन, ये सब इंक से नहीं लिखे जाते, ये सब खून से लिखे जाते हैं। आज की जो कहानी है वो एक जैद नाम के लड़के की है। जैद जो उसी रेगिस्तान के किसी गांव में पैदा हुआ, उसके माँ बाप के साथ वो वहाँ रहा करता था। पर जैद जब कुछ 10 साल का था तो उसके जो पापा हैं वो गुजर गए एंड उसकी माँ ही उसका घर का सारा काम किया करती थी। वही बाहर जाके काम करती थी, पैसे कमा के लाती थी, उनके वजह से ये घर पूरा चलता था। समय बीतता गया एंड काम करते करते या फिर जैद के पापा के ना होने की वजह से जैद की माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी। जैद जो अब 19 साल का हो चुका था और उसका अगला बर्थडे भी आने वाला था जल्दी। वो अपनी माँ की तबीयत को लेके बहुत परेशान रहता था। वो दिन भर कहीं ना कहीं काम की तलाश में घूमा करता था, पर क्योंकि जैद ने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की नहीं थी तो उसे कोई काम नहीं देना चाहता था। जैद के क्योंकि पापा नहीं थे तो उसको ऐसा देखा जाता था कि उसमें जैद की ही गलती है। उसको लोग मानते थे कि वो अगर वो लोग जैद को काम पर रखेंगे तो उनका काम भी बिगड़ने लगेगा। इस वजह से जैद की जो माँ है उनका इलाज भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इन लोग के पास पैसे ही नहीं थे। जैद एक दिन की बात है, जैद की माँ की तबीयत अपने काम से आते ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जैद जैसे तैसे करके उन्हें किसी एक डॉक्टर के पास ले जाता है एंड वहाँ पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि आपकी माँ के पास ज़्यादा दिन नहीं है, आपको एक ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो इनकी जो दिक्कत है उस ऑपरेशन से ये ठीक हो जाएंगी, और अगर ये ऑपरेशन नहीं हो पाया तो आप सॉरी टू से पर आपकी माँ नहीं रहेंगी। ये सुनकर ऐसा लगा जैसे जैद के दिल में किसी ने छुरी घोंप दी हो। जैद के पास ऑपरेशन के पैसे कहाँ से आते? उसके पास तो काम तक नहीं था। जैद की माँ ही सारे खर्चे उठाया करती थी। जैद बहुत परेशान रहने लगा। उसकी माँ ने तो हिम्मत खो ही दी थी कि वो अब बचेंगे ही नहीं। वो जैद को रोज़ समझाती कि बेटा तुम कहीं यहाँ से दूर चले जाना, मेरे बारे में मत सोचो, मेरे आखिरी पलों में बस मेरे साथ रह लो, इसके बाद तुम यहाँ से चले जाओ, इस शहर में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, ये शहर ने हमें बस दुख ही दिया है और तुम और आगे इस शहर में रहोगे तो तुम्हें बस दुख ही मिलेगा, तुम यहाँ से चले जाओ। पर जैद अपनी माँ को ऐसे जाने नहीं दे सकता था, ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता था, तो वो रोज़ जल्दी सुबह निकल जाता, शाम को घर लेट आता एंड रोज़ कुछ ना कुछ उपाय ढूँढता था जिससे उसकी माँ की तबीयत ठीक हो जाए, ऑपरेशन कराया जा पाए। एक दिन की बात है, ज़ैद एक दूसरे शहर गया हुआ था काम की तलाश में एंड उधर से आते वक़्त उसे काफ़ी ज़्यादा देर हो गई एंड उसको अपने घर आने के लिए रेगिस्तान का रास्ता तय करना पड़ता था, जहाँ पे दूर-दूर तक रेत के सिवा कुछ नहीं रहता था। जो लोग वहाँ के नेटिव नहीं थे, जो लोग वहाँ रहते नहीं थे, अगर वो लोग उस रास्ते में चले जाएँ तो वो लोग तो खो ही जाएँ। वो एक पज़ल की तरह था, वो एक रास्ता, एक मेज़ की तरह।
तो ज़ैद उस रास्ते से वापस घर आता है। कुछ रात के 11-12 बज रहे होते हैं। इंसान तो छोड़ो, उस रास्ते पे एक जानवर तक नहीं दिखाई दे रहा था। अंधेरी रात थी एंड चाँद पूरा निकला हुआ था। ज़ैद जब आ रहा था तो उसे रास्ते में एक चमकता हुआ महल दिखा, जिसके बारे में ज़ैद ने पहले भी सुना था एंड कहा जाता था कि इस महल में जिन रहते हैं और इस महल में नहीं जाना चाहिए। ज़ैद उस दिन तो उस महल में नहीं गया। वो वापस कैसे-कैसे करके अपने घर आ गया। पर अक्सर अब जो ज़ैद था वो दूसरे शहर ही जाता था काम ढूँढने के लिए। वो रोज़ उसी रास्ते से आता एंड रोज़ उसे वो महल दिखता। हर बार उसे लगता कि वो महल उसे अपने पास बुला रहा है, जैसे उस महल में कुछ है जो कि ज़ैद की मदद कर सकता है। अब जब ज़ैद की माँ की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी, तो ज़ैद के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने सोचा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता गाँव वाले क्या कहते हैं, मैं आज तो इस महल में जाके रहूँगा एंड उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है मेरी माँ को बचाने का, शायद यही एक रास्ता है जो मेरी माँ को बचा ले। पर ज़ैद को ये नहीं पता था कि वो रास्ता उसकी माँ को तो बचा लेगा, पर उसका क्या होगा? तो ज़ैद वापस से रात में उसी रास्ते पे जाता है एंड वो महल इस बार पहले से और ज़्यादा चमक रहा होता है, जैसे वो महल ज़ैद का ही इंतज़ार कर रहा हो। ज़ैद उस महल की तरफ बढ़ता है एंड वो महल पूरा शीशे का बना हुआ था। उस महल के पास जैसे ही ज़ैद पहुँचता है, उसके दरवाज़े अपने आप खुल जाते हैं। पूरे महल के आसपास एक ठंडी-सी हवा चल रही थी, जैसे कि कुछ बहुत बुरा होने वाला हो, ऐसा लग रहा था। ज़ैद उस महल में जाता है, उसे अपनी खुद की परछाई दिखती है, पर ज़ैद की जो आँखें रहती हैं, वो नीली नहीं रहती। जो परछाई में आँखें उसे दिख रही थी, वो नीली थी। वो वहाँ पे चला तो जाता है अपनी माँ के लिए, पर उसे डर लगता है। वो कहते हैं ना, मजबूरी लालच से बड़ी होती है। एंड ज़ैद की मजबूरी भी उसे एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया था, जहाँ क्या होगा ये ज़ैद को भी नहीं पता था। उसके सामने एक जिन आता है एंड उस जिन को देख के ज़ैद डरता नहीं है, क्योंकि उसने पहले से एक्सपेक्ट किया हुआ था कि यहाँ पे ऐसा कुछ होगा। वो जिन उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों आए हो? इसके पहले कि ज़ैद कुछ बोल पाता, वो जिन खुद हँसने लगता है एंड खुद बोलता है कि मुझे पता है तुम ज़ैद हो और मुझे पता है तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तुम अपनी माँ के लिए यहाँ आए हो ना? तो ज़ैद सर हिलाता है एंड वो जो जिन था वो एकदम इंसान की तरह दिख रहा था, बस उसकी आँखें थोड़ी अजीब थी। आँखें शायद उसकी नीली थी। वो जिन बोलता है, ठीक है, तुम्हें तुम्हारी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए ना ज़ैद? तो ज़ैद बोलता है, हाँ। तो वो जिन बोलता है कि मैं तुमसे कुछ 3 सवाल पूछूँगा और अगर तुमने तीनों सवाल के जवाब दे दिए, तो मैं तुम्हें पैसे भी दूँगा और तुम यहाँ से जा भी सकते हो, बदले में मैं तुमसे कुछ नहीं लूँगा। पर अगर तुम उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए, तो फिर मैं तुम्हें पैसे तो दूँगा, पर बदले में मैं ज़रूर कुछ लूँगा। ज़ैद ने बोला कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर मैं सब जवाब दे भी नहीं पाया तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता हूँ। तो उस जिन ने बोला कि तुम घबराओ मत, मुझे जो चाहिए वो मैं तुमसे ले लूँगा और मैं तुमसे बदले में वापस कोई पैसे नहीं माँगूँगा, डरो मत। तो ज़ैद बोलता है, ठीक है, तुम अपने सवाल पूछो। तो वो जो जिन होता है वो ज़ैद से पहला सवाल पूछता है और वो पहला सवाल रहता है कि क्या ज़्यादा कीमती होता है? वो पहला सवाल रहता है कि इंसान सबसे ज़्यादा क्या चीज़ छुपाता है? तो ज़ैद थोड़ी देर बाद इसका जवाब देता है। इसके पहले कि मैं आपको ज़ैद का जवाब बताऊँ, आप लोग भी अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ज़ैद जो है इसका जवाब देता है कि इंसान का जो डर होता है, इंसान उसको सबसे ज़्यादा छुपाता है सबके सामने। तो जिन उसका जवाब सुन के चौंक जाता है कि जिन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ज़ैद जवाब दे पाएगा, पर वो सही जवाब देता है। फिर जो जिन होता है वो दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि क्या ज़्यादा कीमती होता है, वक़्त या जान? एंड इस चीज़ का जवाब जो है वो ज़ैद गलत दे देता है, वो बोलता है जान। एंड जैसे ही ज़ैद गलत जवाब देता है, उस जिन की आँखें लाल हो जाती हैं, जैसे कि वो बहुत गुस्सा हो गया हो। पर गुस्से में होके भी वो जिन बहुत ज़्यादा हँसने लगता है, जैसे वो कोई बाज़ी जीत गया हो। एंड फिर वो बोलता है कि तुमने इस सवाल का जवाब गलत दे दिया।
इसका मतलब है कि मैं तुम्हें पैसे तो दे दूँगा, मैं तुम्हारी माँ को ठीक तो कर दूँगा, पर बदले में मैं कुछ लूँगा। तो ज़ैद बोलता है कि मैं तुम्हें क्या ही दे सकता हूँ, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। तो जिन बोलता है कि मैं तुम्हारी माँ को ठीक कर दूँगा, पर बदले में मुझे बस एक चीज़ चाहिए कि हर अमावस्या के दिन तुम इस महल में आओगे और जब तुम आओगे तो मैं तुम्हारी एक याद ले लूँगा। तो ज़ैद सोचता है, ये यार याद लेके ये क्या ही करेगा और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी माँ ठीक हो जा रही है, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। तो ज़ैद क्या ये सोचना कि यादें लेकर कोई कुछ नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर आपकी यादें कोई आपके दिमाग से निकाल ले, तो शायद आप नहीं रहोगे, आप बस एक कठपुतली बन के रह जाओगे। पर ज़ैद ने ये बात समझने में बहुत ज़्यादा देरी कर दी और उसने एक ऐसा सौदा कर लिया, जिसके बाद शायद ज़ैद ही ना बचे। तो ज़ैद ने वो जिन से वो सौदा कर लेता है एंड इसके बाद वो पैसे लेकर जाता है अपनी माँ के पास, घर पे इलाज कराता है। उसकी माँ उससे पूछती है कि ये पैसे कहाँ से आए, तो वो उनसे बोल देता है कि मैंने एक दूसरे शहर में एक सेठ के घर में काम पकड़ लिया एंड वो सेठ बहुत अच्छे हैं एंड ये घर से रोज़ काम पे भी नहीं जाया करता था। तो उसकी माँ को शक होता था कि पैसे कहाँ से आए हैं। पर हर अमावस्या के दिन ज़ैद जाता है एंड एक-एक करके जो जिन होता है, वो ज़ैद की सारी मेमोरीज़ जो रहती हैं, वो मिटाने लगता है या फिर लेने लगता है। पर ज़ैद को ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं होती। पर उसकी माँ, ज़ैद की माँ, ये सब देखती है कि कैसे उनका बेटा जो हर चीज़ कुछ भी भूलता नहीं था, वो धीरे-धीरे चीज़ें भूलने लगा है। वो ऐसा हो गया है जैसे कि वो ज़ैद है ही नहीं, जैसे लगता है कि वो कोई और है। पर उसकी माँ भी सोचती थी कि शायद इसने कर्ज़ ले रखा है मेरा ट्रीटमेंट कराने के लिए या फिर ये काम ज़्यादा कर रहा है या फिर कुछ तो है कि ये थोड़ा बदला-बदला है, शायद ये थक जाता है इसलिए ये मुझसे बात नहीं करना चाहता। पर ज़ैद की माँ को ये नहीं पता था कि उनका बेटा तो अब उनका है ही नहीं, वो तो किसी और का हो चुका है। एंड ऐसे धीरे-धीरे करते-करते ज़ैद की ऑलमोस्ट सारी मेमोरीज़ चली जाती हैं। बस एक मेमोरी उसके पास रहती है कि वो है कौन, उसके माँ-बाप है कौन है। बाकी सब वो चीज़ें भूल चुका रहता है। एंड आखिरी अमावस्या का दिन आता है, ज़ैद वापस से उस महल में जाता है। एंड उस महल में जाने के बाद वो जो जिन होता है, वो उसकी ये यादें भी ले लेता है कि वो है कौन, वो उसकी माँ कौन है। एंड फिर वो महल वहाँ से गायब हो जाता है, ज़ैद वहीं रह जाता है एक कठपुतली की तरह। जब उसकी माँ उसका ज़ैद का इंतज़ार करती रहती है रात भर एंड ज़ैद नहीं आता है, तो वो बहुत परेशान होने लगती है। वो पूरे गाँव वालों को बुला के बोलती है कि ज़ैद नहीं मिला, ज़ैद नहीं मिला। अब गाँव वाले भी बेचारी अकेली औरत को सोच के मदद करने की सोचते हैं एंड पूरे गाँव में ढूँढा जाता है पर ज़ैद कहीं नहीं मिलता। बगल वाले गाँव से कुछ लोग ज़ैद के ही गाँव जा रहे थे। उन लोगों को दिखता है कि ज़ैद जो है वो इसी डेज़र्ट के बीचों-बीच खड़ा है एंड वो कठपुतली की तरह खड़ा है। उसकी आँखें ऐसी हो रखी है जैसे किसी ने नोच लिए हैं। वो ज़िंदा तो है पर ना वो कुछ बोल रहा, ना उसे दर्द हो रहा, वो बस खड़ा है वहाँ पर। फिर वो लोग ज़ैद को अपने साथ उस गाँव में ले जाते हैं, ये सोचकर उस शहर में कि ज़ैद का इलाज कराएँगे एंड वहाँ जाने पर उसकी ज़ैद की जो माँ है, उनको पता चलता है कि उनका बेटा ऐसे हो चुका है और ऐसे-ऐसे है। एंड फिर ये सब लोग समझ जाते हैं कि ज़ैद तो अब जा चुका है, ज़ैद अब कभी नहीं आएगा। सौदा भले यादों का था, लेकिन यादें बस अकेली नहीं रहती, यादों से हमारी रूह जुड़ी होती है एंड अगर वो यादें निकाल दूँ तो इंसान तो बस एक शरीर ही बचता है, इंसान की आत्मा तो चली ही जाती है। कुछ ऐसा ही ज़ैद के साथ भी हुआ। अब जो ज़ैद था, वो ज़ैद नहीं था, बस एक कठपुतली रह गया था। दुनिया का कोई भी डॉक्टर ज़ैद को ठीक नहीं कर सकता था, चाहे कितने भी पैसे हों। एंड सबको पता था कि ज़ैद ने वो सौदा ही किया है क्योंकि तभी उसके साथ ऐसा हुआ है, वरना ऐसा किसी और के साथ नहीं होता। जब ज़ैद की माँ को ये पता चला कि उनके बेटे ने उनके लिए सौदा कर लिया है, उनकी तो ज़िंदगी मानो वहीं पे ख़त्म हो गई हो। उनका भी कुछ ज़ैद जैसा ही हाल हो गया। शरीर तो था, पर उनकी आत्मा ने उनका साथ छोड़ दिया। एंड इस तरह से ये माँ और बेटे दोनों की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप किसी चीज़ का सौदा करो, तो आप बदले में क्या दे रहे हो, उस पर ज़्यादा ध्यान दो। ये नहीं कि आपको बदले में मिल क्या रहा है। एंड शायद इसलिए ये भी कहा जाता है कि अरेबियन नाइट्स की कहानियाँ जो होती हैं, वो बस कहानियाँ नहीं होती हैं,
वो उन लोगों की यादें होती हैं जो लालच के बदले सब कुछ उसी अरेबियन नाइट्स में हार चुके रहते हैं। सो गाइस, ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई हो, एंड पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड बेल नोटिफिकेशन भी दबाना, बिकॉज मैं रोज़ आप लोगों के लिए ऐसी एक हॉरर थ्रिलिंग स्टोरी लेकर आती हूँ। एंड जल्दी नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइस।